यहाँ रेल की पटरियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने ना सिर्फ साइबेरिया बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे रूस को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है 7 नौजवान लड़कों की। दोस्त थे सब, एक वीकेंड ट्रिप पर घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। और उनके ना लौटने के पीछे जो राज था, उसने सालों तक एक पूरी कम्युनिटी को उलझन में डाले रखा। क्या ये वाकई एक हादसा था जैसा कि बताया गया, या फिर उसके पीछे एक सोची समझी भयानक साजिश थी? आइए इस केस की गहराई में उतरते हैं। तो पहला हिस्सा है एक हौलनाक दरियाफ्त। कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 1989 की रात से। वक्त था तकरीबन 1:40 का। 70 डब्बों वाली एक बहुत लंबी मालगाड़ी कीजा के सुनसान जंगलों से गुजर रही थी। इसे दो तजुर्बाकार ड्राइवर वादीम और एगोर स्पराइंको चला रहे थे जब उन्हें अचानक पटरी पर कुछ नजर आया। वादीम ने जोर जोर से हॉर्न बजाया, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, लेकिन इतनी भारी भरकम ट्रेन को फौरन रोकना तो नामुमकिन था। वो बस इतना ही सुन सके कि इंजन के नीचे कुछ बहुत बुरी तरह कुचला गया है। जब वो अपनी लालटेनें लेकर नीचे उतरे ये देखने के लिए कि आखिर टक्कर हुई किस चीज से है, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो मंजर वो देखने वाले हैं वो उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। जब पुलिस पहुंची तो ये खौफनाक हकीकत सामने आई कि ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि सिले यकीन हादसा। पुलिस ने फौरन ही नतीजा निकाल लिया कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा था। उनका कहना था कि लड़के शायद सफर से थक कर पटरियों पर ही सो गए होंगे और उन्हें आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी। लेकिन ये सरकारी कहानी बहुत जल्द ही बिखरने वाली थी। ये सरकारी कहानी कई परेशानकुन हकायक की वजह से किसी के गले ने उतर रही थी, खास तौर पर मुतासरीन के खानदानों के। पहली बात तो ये कि ये सातों लड़के बिल्कुल सेहतमंद और फिट थे। दूसरी अजीब बात ये थी कि उनके बैग लाशों से 250 मीटर दूर एक सीधी कतार में रखे हुए मिले, जैसे किसी ने उन्हें वहां बड़े आराम से तरतीब से रखा हो। और सबसे अहम बात, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में इनके खून में अल्कोहल का एक कतरा भी नहीं मिला था। इन वाज़े सवालात और ख़ानदानों के शदीद एहतजाज के बावजूद हुकाम ने सरकारी तौर पर इसे एक हादसा करार देकर केस बंद कर दिया और खामोशी से लड़कों को दफना दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब मुकामी पुलिस ने सबूत गुम कर दिए और ख़ानदानों की बात सुनने से इनकार कर दिया, तो इन ख़ानदानों ने एक गैर मामूली कदम उठाया। उन्होंने इंसाफ के लिए बराह रास्त रूसी सदर को एक खत लिखा। पूरे 2 साल की खामोशी और गम सहने के बाद उनकी कोशिश आखिरकार रंग लाई। 1991 में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने केस को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया और इस बार तहकीकात की जिम्मेदारी 2 आला अफसरान व्लादिमीर गुजिनकोफ और यूरी स्टोलारोव को दी गई। उन्हें खास तौर पर इस केस के लिए मॉस्को से भेजा गया था, जिससे ये साफ हो गया कि अब ये सिर्फ एक मकामी मामला नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। चौथा हिस्सा, एक साजिश बेनकाब। नई तहकीकात का आगाज एक इंतहाई मुश्किल काम से हुआ। झूठ को बेनकाब करने के लिए लड़कों की लाशों को कब्रों से निकालना पड़ा, ताकि उनका सही फॉरेंसिक तज्जिया किया जा सके। और यहाँ से जो इंकशाफ हुआ, इसने सबको हिला कर रख दिया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि लड़कों को ट्रेन की टक्कर से पहले ही बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका था। उनकी खोपड़ियां टूटी हुई थीं, जबड़े टूटे हुए थे और उनके जिस्मों पर भारी कुंद आलात से वार किए गए थे। ये ऐसे औजार थे जो आमतौर पर रेलवे डिपो में ही पाए जाते हैं। मतलब साफ था, हादसे की कहानी एक बहुत बड़ा झूठ थी जो एक हौलनाक जुर्म को छुपाने के लिए घड़ी गई थी। इस इंकशाफ ने तफ्तीश को एक बिल्कुल नई सिमत दे दी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये था कि ये सब किसने किया था। तफ्तीशकारों ने आहिस्ता आहिस्ता इस साजिश के ताने बाने खोलना शुरू किए। वसीली नामी एक शख्स ने तफ्तीश के दौरान जुज़वी तौर पर जुर्म कबूल कर लिया और एक सीनियर पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई का नाम लिया, और आखिरकार उनके ग्रुप के एक लाइनमैन ने दबाव में आकर पूरी की पूरी कहानी बयान कर दी। इस लाइनमैन की कहानी नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक थी। इसने बताया कि कुछ लोग, जिनमें पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई भी शामिल था, शराब के नशे में धत थे और महज बोरियत की वजह से उन्होंने उन 7 लड़कों से बहस शुरू कर दी जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। एक मामूली सी बहस
देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और फिर पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई ने खुद तशद्दुद शुरू किया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि तमाम गवाहों को ख़त्म कर दो। इसके बाद इसी पुलिस ऑफिसर ने इस पूरे कत्ले आम को एक हादसे की शक्ल देने की मंसूबाबंदी। और अब कहानी का 5वां हिस्सा शुरू होता है, इंसाफ की जंग। इस हौलनाक एतराफ़ के बाद मुतासिरीन के ख़ानदानों के लिए इंसाफ की एक बहुत लंबी और तकलीफ़देह कानूनी जंग शुरू हुई। यहाँ से कानूनी जंग में कई चौंका देने वाले मोड़ आए। 1995 में कातिलों को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद जब रूस ने सजाए मौत ख़त्म की तो उनकी सजाएं एक तकनीकी बुनियाद पर कलअदम करार दे दी गईं और वो सब आज़ाद हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने मजीद जराइम भी किए, लेकिन खानदानों ने हिम्मत नहीं हारी और 1999 में केस तीसरी बार खुलवाया। 2003 में आखिरकार हतमी फैसला आया। जहां पहले कातलों को सजाए मौत दी गई थी, वहीं अब नई सजाएं इंतहाई कम थीं। पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई और लाइनमैन को सिर्फ 10 साल और वसीली को सिर्फ 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये उन खानदानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। सजाएं चाहे कितनी ही कम क्यों ना हों, असल जीत उन खानदानों के अज़्म और हिम्मत की थी। उनकी दहाइयों पर मुहित जदोजहद नहीं, इस घिनौनी साजिश को दुनिया के सामने लाके खड़ा किया था। ये कहानी जाते जाते एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। जब हिफाजत करने वाले ही मुजरिम बन जाएं और निज़ाम ही इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए, तो ऐसी सूरत में इंसाफ के हकीकी मायने क्या रह जाते हैं?